Yes, recording is starting now. Yes. Now you can see it. ओके। आरएसए एल्गोरिथम। आरएसए एल्गोरिथम आपको आप लोग को पता है कि मोस्ट वाइडली यूज्ड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक है। इसलिए एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक में सेंडर और रिसीवर डिफरेंट की का यूज करते हैं। यहाँ पर आरएसए एल्गोरिथम भी बेसिकली एसिमेट्रिक की बेस्ड है, जिसमें सेंडर और रिसीवर डिफरेंट की का यूज करेंगे। और आरएसए एल्गोरिथम बेसिकली ये ब्लॉक सिफर बेस्ड है। नॉर्मली इंक्रिप्शन में ब्लॉक सिफर या स्ट्रिंग सिफर का यूज किया जाता है। ब्लॉक सिफर में बेसिकली डेटा को ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। फिक्स साइज होगी, उसके ब्लॉक में सबसे पहले डेटा को डिवाइड कर लेंगे और ब्लॉक टू ब्लॉक वहाँ पर मतलब वन ब्लॉक पहले प्रोसेस होगा, फिर सेकंड ब्लॉक, फिर थर्ड ब्लॉक, इस तरह से। स्ट्रिंग सिफर में बेसिकली वहाँ पर वो ऐसे एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है जो रियल टाइम एप्लीकेशन है। उसमें वन बिट या वन बाइट को वन टाइम में प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पर RSA scheme is a block cipher in which the plain text and ciphertext are integer between 0 and n minus 1 or some n. Okay. A typical size for n is 1024 bit or 309 decimal digits. That is, n is less than 2 power 1024. We examine RSA in some details, beginning with the explanation of the algorithm. Then we examine some of the computational and cryptographical implications of RSA. Okay. First हम डिस्कस कर रहे हैं एल्गोरिथम क्या है। RSA एल्गोरिथम फर्स्ट स्टेप इसमें है की जनरेशन। बेसिकली यहाँ पर प्राइवेट की और पब्लिक की पहले जनरेट, अगर कोई भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको कोई मैसेज सेंड करे तो सबसे पहले वो पब्लिक की और प्राइवेट की पेयर जनरेट करेगा। उसके बाद पब्लिक की को पब्लिकली ओपन कर देगा। अब यहाँ पर की जनरेट करने के लिए जो प्रोसेस है, सबसे पहले यहाँ पर पी एंड क्यू को सिलेक्ट करेगा और पी एंड क्यू बहुत प्राइम नंबर होने चाहिए। और प्राइम नंबर क्या होता है सबको आइडिया होगा। और यहाँ पर जो पी एंड क्यू है ये लार्ज प्राइम नंबर होना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल में हम शो करेंगे स्मॉल प्राइम नंबर के साथ, लेकिन रियल टाइम में जहाँ RSA एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किया जाता है वहाँ पर बहुत ही लार्ज पी और क्यू को चूज किया जाता है। एंड पी एंड क्यू बहुत सेम नहीं होनी चाहिए। सेकंड स्टेप कैलकुलेट एन को कैलकुलेट करने के लिए पी इंटू क्यू को किया जाएगा। एंड थर्ड स्टेप कैलकुलेट फाई एन। फाई एन या इसको यूलर टोटेंट फंक्शन बोलते हैं। यूलर टोटेंट फंक्शन टोटल हो जाएगा। अगर प्राइम नंबर होगा तो उस केस में p माइनस वन और q माइनस वन, और यहाँ पर p और q वो प्राइम नंबर है, इसलिए यहाँ पर फाई एन की वैल्यू हो जाएगी p माइनस वन एंड q माइनस वन। ओके। थर्ड स्टेप में यहाँ पर इंटीजर ई को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पर फाई एन एंड ई, इसका जीसीडी जो है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके। जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इट मीन्स यहाँ पर फाई एन एंड ई के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट देन 1। ओके। और यहाँ पर ई को सिलेक्ट करने के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए वो फाई एन से लेस होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। थर्ड कैलकुलेट डी। जैसे डी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर डी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर डी इस फार्मूले के थ्रू यहाँ पर इसको डी को कैलकुलेट करेंगे। ओके। उसके बाद यहाँ पर सारी वैल्यू आने के बाद यहाँ पर पब्लिक की जो होगा पी यू इक्वल टू ई एंड एन। ओके। एंड प्राइवेट की पी आर इक्वल टू डी एंड एन। यहाँ पर ई जो है ई एंड एन, स्टार्टिंग ई को सिलेक्ट किया गया है, एन को कैलकुलेट किया गया है। ये दोनों कंबाइंड रूप से पब्लिक की को रिप्रेजेंट करेंगे एंड डी एंड एन ये दोनों कंबाइंड रूप से प्राइवेट की को रिप्रेजेंट करेंगे।
अब इन वैल्यू यहाँ पर जो पब्लिक की है, पब्लिक की को पब्लिकली ओपन कर दिया जाएगा, बट प्राइवेट की को यहाँ पर जो भी जनरेट किया है पेयर आपको, वो अपने पास सिक्योर मैनर में रखेगा। अब यहाँ पर की जनरेट करने के बाद यहाँ पर इंक्रिप्शन प्रोसेस, मान लीजिए यहाँ पर किसी को इंक्रिप्ट करना हो, उसके पास जो प्लेन टेक्स्ट होगा वो n से लेस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर m जो है प्लेन टेक्स्ट है, ये ऑलरेडी शेयर किया गया हुआ है, एंड मार्ड n। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। इस साइफर टेक्स्ट को ट्रांसमिट किया जाएगा रिसीवर एंड पे, और रिसीवर इस साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट को रिकवर करेगा। यहाँ पर रिकवर करने के लिए बेसिकली इस फार्मूले का यूज होगा। यहाँ पर 3 की पावर j मार्ड n, एक इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट रिकवर हो जाएगा। ओके, ये कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर देखिए इसको प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस में क्या था, पी एंड क्यू को सिलेक्ट करना था। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर पी और क्यू को मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर एग्जांपल दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर पी की वैल्यू, पी एंड क्यू की वैल्यू स्मॉल रखी गई है, लेकिन फिर नॉर्मली केस में पी और क्यू की वैल्यू बहुत ही ज्यादा लार्ज होनी चाहिए। अगर जितनी लार्ज होगी इसकी RSA वोटिंग की सिक्योरिटी उतनी स्ट्रांग होगी। अगर यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू अगर स्मॉल होगी उस केस में ये सिक्योर नहीं रह जाएगा। तो पहले यहाँ पर पी की वैल्यू 17 सिलेक्ट किया गया है एंड क्यू की वैल्यू को 11। सेकेंड स्टेप में n को कैलकुलेट किया गया, पी एंड क्यू को मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू आ गई 187। थर्ड स्टेप में यहाँ पर यूलर क्वोशिएंट फंक्शन कैलकुलेट किया गया है, दैट इज इक्विवेलेंट टू p - 1 मल्टीप्लाई q - 1। यहाँ पर 17 - 1 16 हो गया, 11 - 1 10। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या हुआ, किसी कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कौन? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। अब यहाँ पर इसके बाद सिलेक्ट ई, यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ई की वैल्यू को सिलेक्ट करना। यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। यहाँ पर वैल्यू कोई भी सिलेक्ट की जा सकती है, लेकिन उस रूल को यहाँ पर फॉलो करना नेसेसरी है। तो देखिए यहाँ पर ई की वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पर फाई एन और ई के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट टू 1। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की वैल्यू अगर 1 है, इट मीन्स ये है कि बोथ डिजिट्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट टू 1। यहाँ पर जीसीडी की वैल्यू, फाई एन की वैल्यू है 160। अब यहाँ पर ई की वैल्यू इस ढंग से सिलेक्ट करना है कि इन दोनों का जीसीडी की वैल्यू 1 आ जाए। यहाँ पर अगर हम ई को 7 अगर चूज करते हैं, उस केस में 7 और 160 का अगर जीसीडी कैलकुलेट किया जाए तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ओके, एंड सेकंड कंडीशन ये होना चाहिए कि ई रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए फाई एन के। ये बोथ कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और यहाँ पर जो कंडीशन है ई की वैल्यू फाई एन से लेस होना चाहिए और 1 से हायर होना चाहिए, इस कंडीशन को ये फुलफिल कर, इसको भी फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर वैल्यू चूज की गई है ई इक्वल टू 7। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है डिटरमाइन डी। यहाँ पर डी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। डी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डी, उसके बाद यहाँ पर 1 मार्ड 160। इसको अगर नॉर्मली अगर लिखना हो यहाँ पर आ जाएगा डी मार्ड 160 इक्वल टू 1 मार्ड 160। यहाँ पर आपको इस ढंग से वैल्यू चूज करना है कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। आप लोग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़े हैं ना सब लोग? रिस्पॉन्ड करिए।
डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जो मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है पढ़ाया जाता है, सब लोग पढ़े नहीं? आप लोग इस काम को करिए। बेसिकली अगर इस टाइप का कहीं पर सिचुएशन है जैसे ए और अगर 3 लाइंस उसके बाद बी मॉड सी लिखा गया है, इसका इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम चैट बॉक्स में इसको लिख दे रहे हैं, इसको किधर रिप्रेजेंट करेंगे? या डायरेक्टली आप इसमें जो वैल्यू कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट होगा ये डी इक्वल टू 1 मॉड 160, ये इक्विवेलेंट इतने का आ जाएगा। इसमें आपको इस ढंग से यहाँ पर डी की वैल्यू सिलेक्ट करना है जिससे कि डी मल्टीप्लाई ये अगर किया जाए इसकी वैल्यू यहाँ पर इतनी हो जाए जिससे अगर उसमें 160 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर ओनली 1 आए। समझ में आया कि नहीं कुछ किसी को? यहाँ पर बेसिकली इसको जस्ट 1 मिनट में कैलकुलेट करके उसमें दिखा दे रहा हूँ कॉपी में। देखिए यहाँ पर बेसिकली इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डी इक्वल टू 1 मॉड 160। अब यहाँ पर ई की वैल्यू ऑलरेडी 7 है, आपको डी की वैल्यू ऐसी सिलेक्ट करनी है जिससे कि उसकी जो वैल्यू आए उसमें से अगर 160 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर ओनली 1 आए। ओके, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर करके देखेंगे, यहाँ पर 23 जब रखेंगे उस केस में 23 इंटू 7 इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 161, और 161 में अगर 160 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ओके, तो वो इस 23 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर डी की वैल्यू जो है वो 23 हो जाएगी। ओके, किसी को समझ में आया बताइए, मैं फिर एक्सप्लेन करूँ उसको। किसी कोई प्रॉब्लम? सब समझ में आ गया? ओके, अगर समझ में आ गया है तो यहाँ पर देखिए आपके ई की वैल्यू 7 हो गई है, डी की वैल्यू 23 हो गई है, और एन की वैल्यू 187। अब यहाँ पर जो भी ये कैलकुलेट किया है जैसे रिसीवर ने इसको कैलकुलेट किया, अब यहाँ पर वो पब्लिक की को पब्लिकली ओपन कर देगा। ओके, पब्लिक की क्या है ई एंड एन की वैल्यू, इट मीन्स यहाँ पर एन ई की वैल्यू जो है 7 है और एन की वैल्यू 187, इन दोनों वैल्यूज को पब्लिकली ओपन कर दिया जाएगा। ओके, और डी की वैल्यू वहां पर जिसने कैलकुलेट किया है वो अपने पास सिक्योर रखेगा। अगर आप किसी को भी अगर कोई मैसेज सेंड करना है उस केस में ई एंड एन की वैल्यू को का यूज करते हुए वो मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा इस ढंग से। देखिए यहाँ पर मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए एम की पावर ई मॉड एन, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। यहाँ पर इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट जो है 88 है, इसको हमें साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है।
यहाँ पर 88 पावर 7 मार्च 187। ओके, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11 के इक्विवेलेंट। ठीक, अब 11 जो वैल्यू आए दैट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। इस साइफर टेक्स्ट को सेंडर जो है वो सेंड कर देगा रिसीवर एंड पे। अब रिसीवर जो है इस साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा। प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इस फार्मूले का यूज करेगा, m इक्वल टू सी पावर d mod n, और c की वैल्यू यहाँ पर सेंड किया गया है 11 एंड d की वैल्यू 23 है। 11 पावर 23 mod 187। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 88, जो कि इनिशियल प्लेन टेक्स्ट 88 था, और यहाँ पर जो रिकवर हुआ वो भी 88 है। ओके, किसी कोई कंफ्यूजन? आरएसए एल्गोरिथम का पूरा प्रोसेस यही है। अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो हम फिर रिपीट करेंगे। किसी कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो आप बस बोलिए, या किसी को चैट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए। समझ में आ गया सबको? इसलिए आरएसए एल्गोरिथम काफी इंपॉर्टेंट है, एक आगे भी इसका यूज होना है। इसलिए अगर इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको बता दीजिए। ओके, आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, इसका मतलब है आपको समझ में आ गया है। मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। सिक्योरिटी ऑफ आरएसए एल्गोरिथम। यहाँ पर अगर कोई भी अपोनेंट अगर यहाँ पर अटैक करना चाहे तो उसके अगेंस्ट मतलब यहाँ पर कितना सिक्योर है आरएसए एल्गोरिथम। ओके, यहाँ पर बेसिकली 4 पॉसिबल अप्रोचेस टू अटैक द आरएसए एल्गोरिथम। यहाँ पर 4 अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू यहाँ पर आरएसए एल्गोरिथम पे अटैक किया जा सकता है। जिसमें फर्स्ट अप्रोच है ब्रूट फोर्स अटैक, जो कि आप लोग को सबको पता है। ब्रूट फोर्स अटैक में बेसिकली जितने भी पॉसिबल की हैं सारे की को ट्राई किया जाता है 1 बाय 1। उसमें से कोई एक की होगी जिससे वो डिक्रीज कर लेगा। और ब्रूट फोर्स अटैक अप्लाई करने के लिए नॉर्मली जितनी भी की साइज है उसका ऑन एवरेज उसका जस्ट हाफ की को सर्च करने पर रिक्वायरमेंट आती है नॉर्मली। ओके, नेक्स्ट अटैक है मैथमेटिकल अटैक। बेसिकली एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन मैथमेटिकल अप्रोच के थ्रू यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, और सिमेट्रिक की अप्रोच बेसिकली वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन के थ्रू किया जाता है। तो नॉर्मली केसों में अगर देखा जाए एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन मोर सिक्योर होता है इन कंपेरिजन टू सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पर पूरा मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए ज़्यादा सिक्योर है। यहाँ mathematical attack, there are several approaches, all equivalent in effort to factoring the product up to 2 primes. Okay, आप यहाँ पर देखिए अगर एल्गोरिथम में यहाँ पर जो अटैक किया जा सकता है, देखिए यहाँ पर जो पब्लिकली ओपन है बेसिकली ई एंड एन पब्लिकली ओपन है। अगर एन से आपको डी कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे? कोई बता सकता है? आपके पास ई एंड एन अवेलेबल है और आपको बिग वैल्यू कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट होगा? किसी को कुछ आइडिया? अगर एन की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पर डी की ई एंड एन की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, और डी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है।
तो क्या पॉसिबल है? देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट अप्रोच है, अगर यन आपके पास अवेलेबल है एंड पी अवेलेबल है, तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर यन की वैल्यू से आप ट्राई करेंगे पी और क्यू की वैल्यू को अचीव करने के लिए, क्योंकि यन जो है बेसिकली पी एंड क्यू का मल्टीप्लीकेशन है। ओके, मेन रीजन यही था कि यहाँ पर पी और क्यू को लार्ज प्राइम नंबर बोला गया था। अगर इन दोनों की वैल्यू अगर लार्ज होगी तो एन की वैल्यू भी लार्ज होगी। उस केस में यहाँ पर प्राइम नंबर कुछ यहाँ पर मतलब पी और क्यू की वैल्यू को डिफ्रेंशिएट कर पाना या अलग कर पाना बहुत ही टफ टास्क होगा। अगर यहाँ पर एन में से अगर पी और क्यू की वैल्यू अगर यहाँ पर फेच कर ली गई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे होगा यहाँ पर फाइव एन कैलकुलेट करेंगे, इक्वल हो जाएगा पी माइनस वन मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस वन, और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर डी की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश किया जाएगा। ओके, फर्स्ट स्टेप ये है कि एन से पी एंड क्यू की वैल्यू को निकालो, उसके बाद पी और क्यू की वैल्यू से यहाँ पर डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ओके, और सेकंड स्टेप ये है आप डायरेक्टली यहाँ पर फाइव एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। फर्स्ट स्टेप में था कि यहाँ पर पी एंड क्यू को डिफ्रेंशिएट करो पहले, उसके बाद माइनस वन करके फाइव एन कैलकुलेट करो, उसके बाद फाइव एन के बेसिस के यहाँ पर टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना। सेकंड स्टेप में है कि यहाँ पर अगर फाइव एन अगर डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाए उसके बाद यहाँ पर टी की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। थर्ड स्टेप ये है कि डायरेक्टली यहाँ पर डी के वैल्यू को ही कैलकुलेट किया जाए। यहाँ पर थ्री टाइप का अटैक हो सकता है मैथमेटिकली। एंड थर्ड अटैक इज कॉल्ड टाइमिंग अटैक। टाइमिंग अटैक बेसिकली बहुत रेयर अटैक है, इससे नॉर्मली केसों में अटैक पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग अटैक से कुछ गेस करके उसके बेसिस से प्लेन टेक्स्ट एंड की को गेस किया जा सकता है। अगर की वहां से रिकवर हो गई उसके बाद साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में रिकवर किया जा सकता है। टाइमिंग अटैक बेसिकली दिस डिपेंड ऑन द रनिंग टाइम आफ्टर डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। इसलिए जितने भी एल्गोरिथम्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे, अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर डिक्रिप्शन का टाइम डिफरेंट होता है। उसके बेसिस पे गेस किया जा सकता है जो प्लेन टेक्स्ट है उसमें किस टाइप की वैल्यूज है। ओके, उसके बेसिस पे गेस किया जाता है कि प्लेन टेक्स्ट क्या हो सकता है या इसकी की क्या हो सकती है। एंड फोर्थ अटैक इज कॉल्ड ट्रोजन प्लेस साइफर टेक्स्ट अटैक। इसमें बेसिकली this type of attack exploit property of the RSA algorithm। इसमें बेसिकली RSA algorithm की जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्या द फैक्टरिंग प्रॉब्लम, यहाँ पर RSA अटैक में मैथमेटिकली कैसे इस पर अटैक किया जा सकता है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप देखिए, फैक्टर n into 2 प्राइम फैक्टर, दिस इनेबल कैलकुलेशन ऑफ i n equal to p minus 1 into q minus 1 which in turn enables determine of value of b। ओके, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड ये किया जा सकता है डिटरमाइन i n directly without first determining p and q, again this enables determining of b। and third determine p directly without first determining i n। ओके, अब यहाँ पर RSA एल्गोरिथम के आप अगर मैथमेटिकल अगर अटैक देखें ये पूरी तरह सिक्योर उस केस में होगा अगर प्राइम वैल्यूज यहाँ पर पी एंड क्यू की वैल्यू जो है अगर इसको लार्ज रखा जाएगा उस केस में टोटली सिक्योर होगा। अगर पी और क्यू की वैल्यू अगर स्मॉल होगी उस केस में यहाँ पर मैथमेटिकल अटैक इजीली अप्लाई किया जा सकता है। ओके, DES डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसके बारे में किसी कुछ आइडिया है?
DES basically ये भी ब्लॉक सिफर बेस्ड encryption and decryption technique है. Like that RSA algorithm. RSA algorithm also based on the block cipher encryption and decryption scheme. ब्लॉक सिफर ऑलरेडी बताया जा चुका है. इसमें बेसिकली जो भी डेटा अवेलेबल है उसको पहले ब्लॉक में डिवाइड करते हैं और वन बाय वन ब्लॉक को वहां पर अप्लाई करते हैं और ब्लॉक की साइज इनपुट पे जितनी रहेगी वही सेम साइज आउटपुट पे आएगा. इट मीन्स अगर 64 बिट का ब्लॉक अगर यूज किया गया है आईडी इनपुट, उसका जो आउटपुट आएगा वो भी 64 बिट ब्लॉक ही आएगा. ओके, तो यहाँ पर the block cipher is an encryption or decryption scheme in which a block of plain text is treated as a whole and used to produce a ciphertext block of equal length. Okay. यहाँ पर बीएस का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये फिस्टर स्ट्रक्चर जो है इक्विवेलेंट उसके होता है. बेसिकली इससे पहले आपने सब्स्टिट्यूशन टेक्निक एंड ट्रांसपोजिशन टेक्निक आपने ऑलरेडी रीड कर रखा है. इन दोनों से अगर इंडिविजुअल चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से अगर किसी को इनक्रिप्ट करिए या ट्रांसपोजिशन से, इसके द्वारा अगर कोई भी इनक्रिप्टेड साइफरटेक्स्ट है उसमें बेसिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू उसको ब्रेक किया जा सकता है. बेसिकली अगर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक और ट्रांसपोजिशन टेक्निक अगर इसके थ्रू किसी भी प्लेन टेक्स्ट को अगर साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया है तो वहां पर स्टैटिस्टिकल अटैक अप्लाई किया जा सकता है या मतलब उसके बेसिस पे गेस किया जा सकता है. इसलिए सजेशन ये आया कि यहाँ पर कोई ऐसी इंक्रिप्शन टेक्निक लगाई जाए जिसमें बेसिकली सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन अल्टरनेटिव यूज किया जाए. मतलब बोथ स्कीम को एक साथ यूज किया जाए जिससे कि प्लेन टेक्स्ट को इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए कि उसको रिकवर करना नार्मली पॉसिबल ना हो. यहाँ पर बेसिकली प्लेन टेक्स्ट को कॉम्प्लेक्स करने के लिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक एंड ट्रांसपोजिशन टेक्निक बोथ को एक साथ यहाँ पर अप्लाई करेंगे. The data encryption standard has been the most widely used encryption algorithm until recently. It exhibits the classical crystal structure. DES uses 64-bit block and 56-bit key. DES basically जो प्लेन टेक्स्ट है उसकी साइज ब्लॉक की साइज 64 बिट है और यहाँ पर जो की यूज होगा वो 56. डीएस इंक्रिप्शन, यहाँ पर बेसिकली डीएस इंक्रिप्शन का होल फिगर यहाँ पर दिया गया है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी प्लेन टेक्स्ट है उसको सबसे पहले ब्लॉक में डिवाइड करेंगे 64 बिट ब्लॉक. ओके, यहाँ पर 64 बिट ब्लॉक को यहाँ पर एज ए इनपुट इंसर्ट कराएंगे. यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पर 64 बिट ब्लॉक का जो मैसेज है उस पे इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे. इनिशियल परम्यूटेशन का सिंपली मीनिंग ये है कि जो प्लेन टेक्स्ट की पोजीशन है उस पोजीशन को मॉडिफाई किया जाएगा किसी टेबल के थ्रू. लाइक दैट यहाँ पर जो टेबल शो की गई है इस टाइप की कोई टेबल होगी जो कि वहां पर जो भी उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उस पोजीशन को मॉडिफाई करेंगे. देखिए जैसे यहाँ पर नॉर्मली फर्स्ट यहाँ पर 58 है वहां पर फर्स्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट को यहाँ पर रखा गया है. यहाँ पर जो भी बिट पोजीशन है उस पोजीशन को यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया गया है. ओके, फर्स्ट स्टेप में बेसिकली जो भी मैसेज है वहां पर एज इनपुट इंसर्ट किया गया है उसको रिसफल कर देंगे, मतलब उसकी पोजीशन को वहां पर मॉडिफाई कर देंगे. लाइक ट्रांसपोजिशन टेक्निक. ट्रांसपोजिशन टेक्निक में भी बेसिकली वहां पर उसकी पोजीशन को मॉडिफाई किया जा रहा है. उसके बाद यहाँ पर इसका जो आउटपुट आएगा इनिशियल परम्यूटेशन का 64 बिट
ये यहाँ पर 16 राउंड अवेलेबल है और हर एक राउंड का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। यहाँ पर जो इसका आउटपुट होगा वो राउंड 1 में आईडी इनपुट आएगा एंड सेकंड यहाँ पर की को भी आईडी इनपुट किया गया है। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड पे 64 बिट की को इनिशियल लिया गया है, उसको परमिटेड चॉइस फर्स्ट के थ्रू 64 बिट को 56 बिट में कन्वर्ट किया गया है। इट मीन्स वहां से 8 बिट को वहां पर रिमूव कर दिया गया जो इनिशियल में लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो 56 बिट की अवेलेबल है इसी की के थ्रू, ये बेसिकली की है, अब इसी से ही यहाँ पर हर एक राउंड के लिए डिफरेंट की जनरेट करना है। इसके लिए बेसिकली जो भी यहाँ पर की है 56 बिट, इसमें लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करेंगे पहले। लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करने से हर एक राउंड के लिए यहाँ पर डिफरेंट की यहाँ पर अचीव होगी। यहाँ पर 56 बिट को यहाँ पर परमिटेड चॉइस 2 में इंटर करेंगे, 56 को ये 48 में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ 48 बिट यहाँ पर एज ए इनपुट की आ रहा है और 64 बिट यहाँ पर एज ए इनपुट आ रहा है प्लेन टेक्स्ट। अब इन दोनों को प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर जो आउटपुट आएगा सेकंड राउंड के लिए एज ए इनपुट कंसीडर होगा। यहाँ पर जितने भी राउंड है 1 to 16 सारे राउंड का स्ट्रक्चर सेम है, और स्ट्रक्चर ये है। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस। ओके, यहाँ पर देखिए वहाँ जो 16 राउंड यूज किए गए हैं वो बेसिकली हर एक राउंड का स्ट्रक्चर यही है सेम। यहाँ पर देखिए ये जो है लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है और ये जो है राइट हैंड साइड का पोर्शन। यहाँ पर बेसिकली की को जनरेट किया जा रहा है और यहाँ पर बेसिकली जो प्लेन टेक्स्ट है उसको प्रोसेस किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो इनपुट आया था इस एल्गोरिथम में वो है 64 बिट। ओके, अब यहाँ पर जब प्रोसेस करने लगेंगे तो यहाँ पर इसको लेफ्ट और राइट 32 बिट में इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर जो राइट पोर्शन है नेक्स्ट राउंड के लिए लेफ्ट पोर्शन बन जाएगा, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखिए राइट पोर्शन यहाँ से लिया गया और डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड के लिए लेफ्ट पोर्शन हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो लेफ्ट पोर्शन है उसमें मॉडिफिकेशन किया जाएगा। सबसे पहले 32 बिट जो है यहाँ पर एक्सपेंशन या परम्यूटेशन मीन्स ई टेबल के थ्रू 32 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट किया गया है। ये टेबल इस टाइप से हो सकते हैं, ये देखिए। यहाँ पर एक्सपेंशन का मतलब ये एक्चुअल डेटा था, मतलब जो वहाँ पर रिसीव हुआ था। यहाँ पर इसको 32 बिट से, यहाँ पर देखिए 32 बिट यहाँ पर इनपुट है, इसको एक्सपेंड किया गया 48 बिट में। यहाँ पर इस साइड का ये एक्स्ट्रा बिट ऐड किया गया और इधर का भी ये एक्स्ट्रा बिट ऐड किया गया, जिससे टोटल यहाँ पर 48 बिट हो गया। ओके, अब यहाँ पर जो की आ रही थे आप अगर वहां पर देखिए हर एक राउंड में उसकी शायद 48 बिट है। ओके, 48 बिट यहाँ पर इनपुट है की का और 48 बिट यहाँ पर ई टेबल के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो भी 48 बिट है। इन दोनों का यहाँ पर एक्सआर किया जाएगा। ओके, एक्सआर करने के बाद वही सेम मतलब 48 बिट ही इसका भी आउटपुट आएगा। उसके बाद 48 बिट जो आउटपुट आया एक्सआर करने के बाद उसको हम पास कराएंगे यस बॉक्स। और डीएस एल्गोरिथम की टोटली सिक्योरिटी, अगर एल्गोरिथम की बात करें तो टोटली सिक्योरिटी डिपेंड है यस बॉक्स पे। यस बॉक्स की डिजाइन इस टाइप से की गई है कि वो पब्लिकली ओपन नहीं किया गया और उस पूरी टोटल सिक्योरिटी नामली यस बॉक्स पे ही डिपेंड है। यहाँ पर 48 बिट से 32 बिट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये एग्जैक्टली जो यूज किया जा रहा है एल्गोरिथम में उस चीज को ओपन नहीं किया गया है और नॉर्मली इसको टेबल से इस टाइप से कन्वर्ट किया जाता है। यस भाई, देखिए यहाँ पर 32 बिट था, एक्सपेंशन करने के बाद 48 बिट आ गया और की जो है यहाँ पर 48 बिट है, इन दोनों का एक्सआर किया गया। उसके बाद यहाँ पर 8 यस बॉक्सेस यूज किए गए।
ओके। और हर एक इस बॉक्स में बेसिकली यहाँ पर 6 इनपुट आ रहा है और 4 आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन एक्चुअल एल्गोरिथम में इस 6 को 4 में कैसे कन्वर्ट करना है, ये चीजें पब्लिकली ओपन नहीं किया गया। ओके। उसके बाद 32 बिट को उसके बाद यहाँ पर परम्यूटेशन टेबल के थ्रू इसको परम्यूट किया गया, मतलब इसकी पोजीशन को फिर से मॉडिफाई किया गया है जो 32 बिट है। उसके बाद यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड पोर्शन था डेटा, वो भी 32 बिट है। इन दोनों का एग्जाम करने के बाद नेक्स्ट राउंड के लिए यहाँ आर की वैल्यू रिसीव हुई है। ओके। अब नेक्स्ट राउंड के लिए जैसे अगर यहाँ पर आई की वैल्यू अगर 0 होता या 1, अगर आई की वैल्यू 1 होता उस केस में 0 राउंड हो जाता, अगर 2 होता तो वहां पर 1 राउंड हो जाता। अब उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखिए, अगर ये फर्स्ट राउंड है तो ये सेकंड राउंड हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है एल आई एंड आर आई, ये नेक्स्ट राउंड के लिए एज ए इनपुट हो जाएगा। ओके। एंड राइट हैंड साइड पे यहाँ पर जो की वैल्यू है वो 56 बिट है। अब 56 बिट को कैसे मॉडिफाई करते हैं इस फिगर में दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सी आई आई माइनस वन एंड डी आई माइनस वन। अब इसमें 28 बिट में लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट किया गया और उसमें भी 28 बिट में लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट किया गया। इन दोनों की वैल्यू को कंबाइंड करके यहाँ पर हो गया 56 बिट। अब यहाँ पर परम्यूटेड चॉइस 2 के थ्रू 56 बिट को कन्वर्ट किया गया है 48 बिट में। बेसिकली हर एक राउंड में यहाँ पर डिफरेंट की चाहिए, इसलिए ऑप्शन यही था, या तो हर एक राउंड में डिफरेंट की सेंड की जाए, या तो एक जो सुपर की है उस की से यहाँ पर सब की जनरेट कर लिया जाए। तो यहाँ पर बेसिकली वन सुपर की से ही मल्टीपल सब की को जनरेट किया गया है लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट के थ्रू। और यहाँ पर जो सिंगल राउंड है इसकी पूरी प्रोसेसिंग इसके थ्रू यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है, इस इक्वेशन के थ्रू। यहाँ पर देखिए एल आई जो है इक्वल यहाँ पर आर आई माइनस वन, इसका जो आउटपुट आएगा वो एल आई के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ पर फिगर में देखिए, यहाँ पर देखिए एल एल आई माइनस वन जो है नेक्स्ट राउंड के लिए आर आई हो गया। और यहाँ पर आर आई जो जो वैल्यू आएगी वो होगा एल आई माइनस वन ये जार फंक्शन ऑफ आर आई माइनस वन एंड के आई। ओके। यहाँ पर 16 राउंड में हर एक राउंड में सेम वही प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद 16 राउंड के बाद जब लास्ट यहाँ पर जो आउटपुट आएगा उसका 32 बिट स्वैप किया जाएगा, मतलब 32 बिट इधर का उधर, मतलब 32 बिट स्वैप करके उसको मिक्स कर दिया जाएगा। ओके। लास्ट स्टेप इसमें इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन है। ये जस्ट जो इनिशियल परम्यूटेशन था इसका जस्ट रिवर्स है। यहाँ पर जो मॉडिफाई की गई पोजीशन उसको यहाँ पर रिवर्स कर दिया जाएगा और उसका टेबल इस टाइप से दिखता है। यहाँ पर देखिए इनिशियल परम्यूटेशन का टेबल है और ये जो है इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन का टेबल है। यहाँ पर देखिए पोजीशन को मॉडिफाई किया गया है। अब अगर इस पे इसको अप्लाई कर दिया जाए तो जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो अचीव हो जाएगी। इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन के बाद जो भी आउटपुट आएगा दैट इज कॉल्ड साइफर। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन या कुछ और स्टाइल में एक्सप्लेन करने में तो
आप लोग या मैसेज उसमें चैट बॉक्स में वो डाल दीजिए, अगर कुछ और एक्सप्लेन करना हो उसमें तो आप बताइए। यहाँ पर यस बॉक्स जो है, इसमें बेसिकली जो सिलेक्ट किया जाता है, जैसे यहाँ पर सिक्स सिक्स इनपुट दिया गया है एंड 4 आउटपुट आना है। इसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जैसे 6 इनपुट आ गया, अब यहाँ पर 8 यस बॉक्सेज हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर फर्स्ट यस बॉक्स यस वन थे, अगर आपको कन्वर्ट करना है 6 बिट को 4 बिट में, यहाँ पर जो भी बिट्स आएंगे, यहाँ पर 6 बिट यहाँ पर एज इनपुट आएगा, इसलिए जो फर्स्ट और लास्ट बिट है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट बिट 0 है और लास्ट बिट 1 है, तो इसको अगर डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, ये डिसाइड करेगा कौन सी रो हमें चूज करना है। ओके, जैसे अगर आप यहाँ पर जो वैल्यू रिसीव हो रही है, मान लीजिए 1 1 0 0 1 1, इस टाइप की मान लो रिसीव हो रही है। यहाँ पर जो फर्स्ट बिट एंड लास्ट बिट है, इसके बेसिस से ये डिसाइड करेंगे कि इस यस बॉक्स की पर्टिकुलर कौन सी रो को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, और मिडिल, उसके बाद फर्स्ट और लास्ट रो के मिडिल में जितनी बिट डिजिट्स मतलब बिट्स हैं, उन सब को के बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सा पर्टिकुलर कॉलम हम डिसाइड यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। लाइक दैट, अगर कोई कोई वैल्यू इस टाइप से जैसे 1 1 0 1 0 1, यहाँ पर इसके फर्स्ट और लास्ट बिट के बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कौन सी रो होगी। तो 1 1 यहाँ पर बेसिकली उसके बेसिस पे रो डिसाइड हो जाएगी, फोर्थ रो। उसके बाद जो मिडिल के टर्म्स हैं, उसके बेसिस से यहाँ पर जो भी कॉलम्स अवेलेबल हैं, मान लीजिए उसमें अगर कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ रही है 9, और यहाँ पर जो रो आ रही है मान लीजिए थर्ड आ रही है या फोर्थ आ रही है, उस बेसिस पे यहाँ पर जो सिलेक्ट होगा, यहाँ पर वैल्यू 0 आ रही है, तो 0 को ये बेसिकली डेसिमल में है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में और वही उसका आउटपुट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? बेसिकली यहाँ पर जो इनपुट आ रहा है 6 बिट आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट बिट को हम कंसीडर करेंगे रो को सिलेक्ट करने के लिए, और मिडिल की जो भी बिट्स हैं उसको कंसीडर करेंगे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, और इन दोनों वैल्यूज के बेसिस पे डेसिमल कैलकुलेट करेंगे। जैसे फर्स्ट और लास्ट बिट को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, उससे कौन सी रो है वो सिलेक्ट होगी, और जो मिडिल के बिट्स हैं उससे हम सिलेक्ट उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और उससे सिलेक्ट होगा कौन सा कॉलम हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो भी वैल्यू मिलेगी उसको कन्वर्ट कर देंगे बिट में, वो उसका पर्टिकुलर आउटपुट आ जाएगा। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम? स्ट्रेंथ ऑफ द ईयर्स, किसी भी अटैकर के अगेंस्ट में कितना सिक्योर है, इसकी क्या सिक्योरिटी हो सकती है, गेस कर सकते हो कितना सिक्योर होगा ये?
अगर यहाँ पर की साइज 56 बिट है तो ये कितना सिक्योर होगा? अगर इस पे 56 बिट की पर अगर ब्रूट फोर्स अटैक लगाया जाए तो पॉसिबल है अटैक करना? स्ट्रेंथ ऑफ डी एस, यहाँ पर इसकी अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर जो एल्गोरिथम्स है, इस एल्गोरिथम बेसिकली जो की यूज की जा रही है वो 56 बिट है। 56 बिट क्वेश्चन से हुआ कि यहाँ पर जो पॉसिबल कीज होंगे 2 की पावर 56 हो जाएगा, और ये अप्रॉक्सीमेटली 7.2 इंटू 10 की पावर 16 की के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके, अगर कोई भी सिंगल मशीन अगर पर माइक्रोसेकंड अगर वन इंक्रिप्शन परफॉर्म कर रहा है तो इसको ब्रेक करने में उसे स्टेबल देखिए यहाँ पर दिया गया है साइज, और उसके बाद यहाँ पर कितना टाइम लगेगा। अगर यहाँ पर अगर कोई भी मशीन अगर पर माइक्रोसेकंड अगर वन डिक्रिप्शन अगर परफॉर्म कर रहा है, उस केस में अगर 56 बिट की है, वहां पर उसको ब्रेक करने के लिए 1142 ईयर्स लग जाएंगे ब्रेक करने के लिए। जिस समय ये डेवलप किया गया था उस समय पायलर कंपैरिजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए उस समय ये एल्गोरिथम टोटली सिक्योर थी। अगर उसमें कोई ब्रेक करना चाहता इस पर ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू, तो टोटली सिक्योर था, क्योंकि उसको साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर उसको नियरली 1000 ईयर लग जाते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली 1977 उस समय जिस समय इसको स्टार्टिंग जब डेवलप किया गया था, उस समय पैरेलल कंप्यूटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए टोटली सिक्योर था। लेकिन जब पैरेलल मशीन का कॉन्सेप्ट आया, उस केस में अगर मल्टीपल पैरेलल मशीन एक साथ कंबाइन करके अगर उसको डिक्रिप्शन परफॉर्म किया जाए तो इसको ब्रेक करना आसान था। यहाँ पर देखिए, अगर पैरेलल मशीन विथ 1 मिलियन इंक्रिप्शन डिवाइसेस each of which could perform one encryption per microsecond, अगर 1 मिलियन इंक्रिप्शन डिवाइसेस हैं और हर डिवाइसेस पर माइक्रोसेकंड अगर वन इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसको नियरली 10 आवर में ब्रेक किया जा सकता है। ओके, और फाइनली 1998 में यहाँ पर एक ऐसी स्पेशल डिवाइस डेवलप की गई जिसके थ्रू इसको जस्ट 3 डेज में इसको ब्रेक कर लिया गया। उसके बाद 1998 के बाद इसको अनसिक्योर प्रूफ कर दिया गया। इसके बाद ये बोला गया कि यहाँ पर इस डिवाइस का यूज अगर कोई भी सेंसिटिव डेटा है उस केस में इस एल्गोरिथम का यूज ना किया जाए। और उस समय इसको उस डिवाइस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर 25 $250,000 जस्ट वहां पर खर्चा हुआ था, जिसके थ्रू उस डिवाइस को क्रिएट किया गया था। ओके, तो इस समय 2000 के अराउंड से ये एल्गोरिथम सिक्योर नहीं रह गई। फर्स्ट अटैक जो हो सकता था क्यूक अटैक, जो कि 1998 या उसके बाद इसको अनसिक्योर प्रूफ कर दिया गया। और सेकंड अटैक जो हो सकता है नेचर ऑफ डीएस एल्गोरिथम। बेसिकली जो एल्गोरिथम है उसके नेचर, मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे भी अटैक किया जा सकता है। अगर इस पे अटैक करना है इसके नेचर के बेसिस पे, सबसे मेन है यस बॉक्स के डिजाइन को रिकवर करना है। यस बॉक्स में कैसे उसको वहां पर परफॉर्म किया जा रहा है। बहुत से लोगों ने इसको ट्राई किया डिक्रिप्ट करने की इसके थ्रू यस बॉक्स मतलब ट्राई करके, लेकिन नॉर्मली इसको कोई भी ऐसा प्रूफ अभी तक नहीं मिला कि कोई भी यस बॉक्स पे अटैक कर पाया है।
यहाँ पर यस बॉक्स के टर्म में ये मतलब एल्गोरिथम के टर्म में पूरी सिक्योर है, बट की के टर्म में ये अनसिक्योर प्रूफ हो गई। थर्ड अटैक टाइमिंग अटैक। टाइमिंग अटैक बेसिकली पब्लिक की इंक्रिप्शन के लिए है, लेकिन कुछ केसों में यहाँ पर की को और प्लेन टेक्स्ट को गेस करने के लिए टाइमिंग अटैक का भी नॉर्मली यूज किया जा सकता है, लेकिन ये बेसिकली एथ बिट की इंक्रिप्शन के लिए है, यहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। ओके, यहाँ पर 1998 के अराउंड में इसको ब्रूट फोर्स अटैक के अगेंस्ट मतलब ब्रूट फोर्स अगेंस्ट अटैक के थ्रू इसको ब्रेक कर लिया गया। अब यहाँ पर ऑप्शन ये था कि या तो कोई न्यू एल्गोरिथम को डेवलप किया जाता जो कि सिक्योर होती है इसके कंपेरिजन में ज़्यादा, या तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए। यहाँ पर बेसिकली 2 ऑप्शन लाए गए। फर्स्ट ऑप्शन में था कि डीईएस को ही एंकर वे में यूज किया गया फर्स्ट, एंड सेकंड न्यू एल्गोरिथम डेवलप की गई दैट इज कॉल्ड एईएस एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और उसमें की साइज को इंक्रीज करके 128 बिट किया गया, जो कि अगर 28 बिट हो जाएगी की साइज वहाँ पर ब्रूट फोर्स अटैक के तो पॉसिबल नहीं था अटैक करना। एंड सेकंड ऑप्शन था कि डीईएस का ही यूज किया गया। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में 2DES या 3DES का यूज किया गया। 2DES में बेसिकली वहाँ पर 2 टाइम्स परफॉर्म किया जा रहा है, एक ही डेटा पर 2 टाइम्स डीएस को अप्लाई किया जा रहा है, जिससे की साइज 56x2 जस्ट ट्वाइस हो जा रही है, एंड 3DES में 56x3 वो उसके कंपेरिजन में इसकी की स्पेस इतनी लार्ज हो गई, उस पर बेसिकली ब्रूट फोर्स अटैक पॉसिबल नहीं था। लेकिन 2DES में ब्रूट फोर्स अटैक पॉसिबल नहीं है, बट उस केस में मैन इन मिडिल अटैक ये पॉसिबल था, जिसके वजह से 2DES का यूज नहीं किया गया, 3DES का यूज नॉर्मली किया गया। बट 3DES में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि 3DES बेसिकली टोटली डिपेंड है डीएस स्ट्रक्चर पे, और डीएस स्ट्रक्चर या इसकी कोडिंग ये बहुत पहले किया गया था, तो उस केस में इसकी जो स्पीड है इसकी स्पीड काफी स्लो है। अब अगर उसको 3 टाइम्स अगर फर्दर फिर से यूज किया जा रहा है तो 1DES में 16 राउंड है, अगर 3DES लगाया गया तो राउंड हो जाएंगे 16x3, इसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। 3DES में फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि इसकी अगर 3DES यूज कर रहे हैं नंबर ऑफ राउंड 16x3 48, जो कि बहुत स्लो कर देगा इनको। एंड सेकंड प्रॉब्लम उसमें है कि इसकी जो प्लेन टेक्स्ट की साइज थी वो 64 की 64 ही रह गई, उसमें कोई इंक्रीज नहीं की होगी। और सिक्योरिटी पर्पज से या स्पीड की पर्पज से अगर देखा जाए तो प्लेन टेक्स्ट की साइज को भी इंक्रीज होना जरूरी था, जो कि 3DES में इसको इंक्रीज नहीं की होगी, इसलिए उस टर्म में वो सिक्योर नहीं है। इसलिए प्रेफर ये किया गया कि किसी न्यू एल्गोरिथम को यूज किया जाए दैट इज कॉल्ड एईएस। ओके, यहाँ तक में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अंशिका शर्मा, हाँ बताइए। इन दोनों एल्गोरिथम में आरएसए एल्गोरिथम एंड डीएस एल्गोरिथम में अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको बताइए, अदरवाइज हम आपकी क्लास को एंड करते हैं। किसी कोई इशू? सबको क्लियर है?